नमस्कार दोस्तों। हर्षाली एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हाल ही के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो पहला प्रश्न जो हमको दिया गया है वो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में कॉफ़ी को 40 के रूप में कोडित किया जाता है, लेमन को 59 के रूप में कोडित किया जाता है और जिंजर को 60 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उस भाषा में टी को कैसे कोडित किया जाएगा, यह हमको ज्ञात करना है। तो अब हम जानते हैं कि जब भी अंग्रेजी के शब्दों को या अंग्रेजी के लेटर्स को अंकों के रूप में कोडित किया जाए तो हमें सबसे पहले जो प्लेस वैल्यू है लेटर्स की, उनका उपयोग करना चाहिए। हम जानते हैं अंग्रेजी के वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक, जिसकी प्रत्येक की एक प्लेस वैल्यू होती है। ए की जैसे होती है 1, बी की होती है 2, सी की होती है 3 और इसी प्रकार एक्स की 24, वाई की 25 और जेड की 26। तो अब हमको जो वर्ड दिया हुआ है हम उसको देखते हैं। तो हमको दिया हुआ है कॉफ़ी, COFFE। अब इसमें जो प्रत्येक लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ओ की होती है 15, एफ की होती है 7, एफ की होती है 6 और ई की होती है 5, ई की होती है 5। अब अगर हम इन सभी अंकों को जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होता है हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा ये हो जाता है 3 और 15 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35 और 5 40। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमको शब्द दिया हुआ था उसके सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू को जोड़ने पे हमको उसका कोड ज्ञात हो रहा है। तो अब इसी प्रकार लेमन का देखते हैं। लेमन में क्या दिया हुआ है? लेमन में दिया हुआ है LEMON। एल की प्लेस वैल्यू 12, ई की 5, एम की 13, ओ की 15 और एन की 14। इन सबको जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है देखते हैं। तो 12 और 5 17, 17 और 13 30, 30 और 15 45 और 14 59। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू के योग से हमें हमारा कोड मिला है। आखिरी जो जिंजर है उसको भी देख लेते हैं। जिंजर GINGER मतलब 7 धन 9 धन 14 धन 7 धन 5 और धन 18। इन सबको जोड़ते हैं तो 7 और 9 16 और 14 30 और 7 37 37 और 5 42 और 18 60। यही फॉर्मूला हर जगह लगा है। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है टी का क्या कोड होगा। तो टी हो जाता है TEA मतलब 20 धन 5 धन 1। तो इनको जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 26 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं वो हम देखते हैं कि इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बढ़ या घट नहीं रहा है। 57 के बाद जैसे दिया हुआ 59, 59 के बाद दिया हुआ है 56, 56 के बाद दिया हुआ है 60, 60 के बाद दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर दिया हुआ है 61 और फिर दिया हुआ है 54। तो ये जो संख्याएं एक दूसरे की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है। तो हमें जब भी ऐसा हो कि संख्याएं कम अंतर से बड़ी या छोटी होती हों तो हमें हमारा उत्तर प्रश्न का उत्तर प्लस या माइनस से ही मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर हम देखें कि इनके बीच का अंतर क्या है तो 57 से लेके 59 मतलब +2, फिर 59 से लेके 56 मतलब -3, फिर 56 से लेके 60 मतलब +4। तो किस प्रकार से ये श्रृंखला आगे बढ़ रही? 2 3 4 और प्लस माइनस अल्टरनेट हो रहा है। +2 -3 +4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो 60 में से अगर -5 करें तो क्या मिलता है? 55 मिलता है। अब -5 के बाद ये हो जाएगा +6, तो 55 में 6 जोड़ने पे 61 और फिर ये हो जाएगा -7,
तो 61 में से 7 घटाने पे 54 मिलेगा। तो ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी वाली संख्या आ जाएगी? 55। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में फिर से हमें एक नंबर सीरीज दी हुई है और हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब इन संख्याओं को हम गौर से देखें तो हम पाते हैं कि संख्याएं एक दूसरे से तुलना में काफी ज्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही हैं। 12 के बाद दिया हुआ है 37, 37 के बाद दिया हुआ है 110, 110 के बाद दिया हुआ है 331, उसके बाद दिया हुआ है 992 और फिर हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बढ़ रही हैं। तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की बजाय मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मतलब गुणा या भाग से या फिर स्क्वायर या क्यूब से मतलब कि वर्ग या घन से मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो अब अगर हम देखें तो पहली संख्या दी हुई है हमें 12 और उसके बाद में दिया हुआ है 37। तो 12 से 37 अगर हमको लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं? 12 में अगर हम 3 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 37 मिल जाता है। मतलब यहाँ क्या हुआ? गुणित 3 धन 1 हुआ। अब अगर 37 से 110 लाना हो तो हमको क्या करना होगा? हम जानते हैं कि 37 में अगर हम 3 का गुणा करें तो हमको 111 मिलता है और 111 में से 1 घटा दें तो 110 मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा? गुणित 3 माइनस 1। अब इसी प्रकार यहाँ पे 110 से दिया हुआ है हमको 331। तो 110 में अगर हम 3 का गुणा करें तो 330 मिलता है और 1 जोड़ दें तो 331 मिलता है। मतलब यहाँ पे गुणित 3 धन 1। तो कैसी श्रृंखला चल रही है? हर एक संख्या में 3 का गुणा फिर प्लस 1 फिर 3 का गुणा फिर माइनस 1 फिर 3 का गुणा फिर प्लस 1। और यहाँ पे क्या हुआ है? अब 331 में अगर हम 3 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है? 993 मिलता है और उसमें अगर हम 1 घटा दें तो 992 मिलता है। तो प्लस इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1 इस तरीके से श्रृंखला चल रही। तो माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो 992 में अगर हम 3 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है? 3 दूना 6, 9 तिया 27 के साथ हासिल क्या है? 2, 9 तिया 27 और 2 29, 27 और 2 29 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2977। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। इसी प्रकार के प्रश्नों को और जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें यहाँ पे सेट में दो संख्याओं के 2 सेट दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। इनमें जो आपस में लॉजिक लगा है वही लॉजिक हमको ढूंढना है और उसी लॉजिक के आधार पे हमें वो सेट विकल्पों में से चुनना है जो उस लॉजिक को फॉलो कर रहा हो। तो यहाँ पे पहली वाले सेट कौन सा दिया हुआ है? हमें 13, फिर उसमें दिया हुआ है 12 और फिर दिया हुआ है 2 और दूसरा सेट दिया हुआ है 25, फिर दिया हुआ है 22 और फिर दिया हुआ है 6। तो इन दोनों संख्याओं को अगर हम देखें, जैसे यहाँ दिया है 13 और यहाँ दिया है 12 और फिर उसके बाद सीधे 2 दिया हुआ है, मतलब इन दोनों की तुलना में ये वाली संख्या काफ़ी छोटी है। इसी प्रकार यहाँ पे 25 और 22 इन दोनों की तुलना में ये वाली संख्या काफ़ी छोटी है। तो जब भी संख्या बड़ी या छोटी हो तो हमें मल्टीप्लिकेशन से हमारा उत्तर मिलने की या डिवीजन से या स्क्वायर या क्यूब से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अब 13 और 12 से हम 2 कैसे ला सकते हैं? तो हम देखते हैं कि 13 और 12 का अगर हम अंतर लें, 13 माइनस 12 करें तो हमको मिलता है 1 और अगर उस अंतर में अगर हम 2 का गुणा कर दें, मतलब 1 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको 2 मिलता है। देखते हैं यही लॉजिक लगा हुआ है क्या? इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हुआ? 25 माइनस 22। तो कितना अंतर हो जाता है? ये हो जाता है 3 और 3 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 6। मतलब इन दोनों संख्याओं के अंतर में 2 का गुणा करने पे तीसरी संख्या मिल रही है। पहली 2 संख्याओं के अंतर में 2 का गुणा करने पे हमें तीसरी संख्या मिल रही है। देखते हैं ये लॉजिक कहाँ पे लगा हुआ, कौन से वाले सेट में लगा हुआ है। तो 26 और 22 का अगर अंतर निकालें तो होता है 4 और 4 में अगर हम 2 का गुणा करें तो 8 मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो 10 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही नहीं है। अब उसी प्रकार 15 और 5 इसका अंतर होता है 10। 10 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो मिलता है 20, मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 3 और 6
6 और 3, 6 और 3 का अंतर होता है 3, और 3 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 6 मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 24 और यहाँ दिया है 12, इन दोनों का अंतर होता है 12, और 12 में अगर 2 का गुणा करें तो 24 मिलता है। यहाँ पे 19 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमें कहा गया है Z, Y, X, W और V मतलब 5 व्यक्ति है, एक सोफे पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब एक सोफा है और उत्तर की ओर, उत्तर दिशा किधर होती है, हम जानते हैं कि हमेशा इस दिशा में उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ या उत्तर दिशा होती है। तो एक सोफे में मतलब एक सीधी लाइन में होगा सोफा जनरली सीधी लाइन का होता है। अब 5 व्यक्ति दिए हुए हैं, तो 5 अलग अलग स्थान कौन कौन से हो जाएंगे, मान लेते हैं ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है और ये 5वां स्थान है, जिसमें ये 5 अलग अलग व्यक्ति इस दिशा में चेहरा करके बैठे हुए हैं। अब हमसे क्या कहा गया है, Z Y के बगल में ठीक बगल में बैठा हुआ है, मतलब Z और Y बिल्कुल पास पास में है। तो ये अगर Z है तो ये Y होगा, और अगर ये Y है तो ये Z होगा, मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल पास में है, इनके पास में और इनके बीच में और कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। इसी प्रकार X और W भी एक दूसरे के ठीक बगल, X W के ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो डब्ल्यू एक्स या तो ऐसे बैठे हुए हैं या एक्स डब्ल्यू इस तरीके से बैठे हुए हैं। ये दो कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है। अब क्या कहा गया है हमसे, वी सबसे बाईं सीट पर बैठा है। बाईं सीट मतलब ये इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट हैंड और इस तरफ हो जाएगा राइट हैंड। तो अब क्या कहा गया है, वी सबसे बाईं सीट पे बैठा गया है, मतलब सबसे बाईं सीट कौन सी हो जाएगी, ये वाली। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, वी बैठा हुआ है, वी नाम का व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। अब क्या कहा गया है, एक्स दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। दायां मतलब राइट हैंड, दाएं से दूसरा स्थान मतलब ये हो जाएगा अगर पहला स्थान तो ये हो जाएगा दूसरा स्थान। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एक्स, तो यहाँ पे बैठा हुआ है वी, यहाँ पे बैठा हुआ है एक्स। अब क्या कहा गया है, z और x एक साथ बैठे हैं। अब एक z अगर x यहाँ पे है तो z या तो यहाँ पे हो सकता है या यहाँ हो सकता है, लेकिन हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अब हमको ये कहा गया है कि z और y भी पास पास में बैठे हुए हैं और w और x भी पास पास में बैठे हुए हैं। तो अगर x यहाँ पे तो w अगर यहाँ पे आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये W और X पास पास में हो जाएंगे। लेकिन फिर अगर इस केस में यहाँ पे Y हो जाएगा और यहाँ Z हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं होती है। अगर मान लेते हैं W यहाँ बैठा हुआ है तो Z और Y पास पास में हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Z और X भी साथ में है तो Z यहाँ पे हो जाएगा और Y यहाँ पे हो जाएगा। तो अब ये कंडीशन से देखते हैं कि ये कौन कौन, ये सभी कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं। Z y के ठीक बगल में बैठा हुआ है तो z और y बिल्कुल पास पास में है। x w के ठीक बगल में बैठा हुआ है तो x और w भी एक दूसरे के पास पास में है। v सबसे बाईं सीट पर बैठा है तो v सबसे बाईं सीट पर बैठा है। x दाएं से दूसरे स्थान पे है तो x दाएं से दूसरे स्थान पे है। z और x एक साथ बैठे हैं तो z और x एक साथ बैठे हैं। तो कैसा सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, v y z x w। अब हमसे क्या पूछा गया है, मध्य स्थान पे कौन बैठा है, तो मध्य स्थान कौन सा हो गया, ये मतलब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, Z। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला पद हमको ज्ञात करना है। इसमें 6 संख्याएं दी हुई है, 6 पद दिए हुए हैं। पहले और दूसरे में एक विशेष लॉजिक लगा हुआ है, इसी प्रकार तीसरे और चौथे में एक विशेष लॉजिक लगा हुआ है। उसी इनके बीच में जो लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक हमको ढूंढना है और उसी के आधार पे 5वें के साथ 6ठे स्थान पे आने वाला पद हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं दी हुई है, हमें दिया हुआ है i 81 और उसके सामने अनुपात में दिया हुआ है k 121। तो अब और फिर दूसरा तीसरी और चौथी संख्या कैसी दी हुई है, पद कैसे दिए हुए हैं, D16 और F36। तो अब ये जो संख्या है ये सभी पूर्ण वर्ग है। हम जानते हैं कि 81 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 9 का पूर्ण वर्ग होता है। 121 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 11 का पूर्ण वर्ग होता है।
16 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 4 का होता है। और 36 किसका होता है? 6 का होता है। अब आई को अगर हम देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 9 होती है। के की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 11 होती है। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। और एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है। तो यहाँ पे क्या है, जो वर्णमाला का अक्षर है उसकी प्लेस वैल्यू का वर्ग करने पे जो संख्या प्राप्त हुई है उसके पास में लिखी हुई। आई की प्लेस वैल्यू है 9 और 9 का वर्ग करने पे जो संख्या प्राप्त हुई वो उसके पास में लिखा हुआ है। तो आई 81 इस तरीके से हुआ। इसी प्रकार 11 होती है के की प्लेस वैल्यू, उसका वर्ग किया तो 121 मिलता है। तो ये के 121 हुआ। अब एक लॉजिक और लगा हुआ है यहाँ पे, आई के बाद दिया हुआ है के, मतलब यहाँ पे कितने का अंतर हुआ? +2 का हुआ। डी के बाद दिया हुआ है एफ, मतलब 4 से लेके 6 पे गए तो कितने का अंतर हुआ? यहाँ पे भी +2 का अंतर हुआ। अब हमसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 5वें स्थान पे O 225। 225 किसका वर्ग होता है? 15 का होता है। 15 का वर्ग। साथ ही O की क्या प्लेस वैल्यू होती है? 15 होती है। तो 15 जो प्लेस वैल्यू थी उसका वर्ग करने पे हमें उसके पास में आने वाली संख्या मिल गई। अब 15 में अगर हम +2 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 17। और 17 के स्थान पे कौन सी लेटर आता है? क्यू आता है। क्यू का वर्ग करेंगे, 17 का वर्ग करें तो हमको क्या मिलता है? 289। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? क्यू 289। क्वेश्चन मार्क किस स्थान पे आएगा? क्यू 289। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हमसे कहा गया है निश्चित कोड भाषा में ट्रेन को इस संख्या 1491180 के रूप में कोडित किया जाता है। पॉलिट को 209121516 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उस भाषा में SHNKE को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? यहाँ पे हमको फिर से वही लॉजिक लगाना है कि अंग्रेजी की वर्णमाला के जो 26 लेटर होते हैं A से लेके Z तक, उनकी प्लेस वैल्यू A की 1, B की 2, C की 3, इसी प्रकार Z की अंत में Z की 26। तो अब हमसे ये कहा कौन सा लेटर दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है वर्ड, कौन सा दिया हुआ है? ट्रेन। अब ट्रेन दिया हुआ है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने लायक रहती है कि जब भी अंग्रेजी का शब्द होता है उसको नंबर्स के रूप में कोडित किया जाता है तो प्लेस वैल्यू हमारे काम में आती है। प्लेस वैल्यू से हमें हमारा उत्तर जल्दी मिल जाता है। ट्रेन दिया हुआ है। ट्रेन में टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, आर की होती है 18, ए की होती है 1, आई की होती है 9 और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। और हमको कोड क्या दिया हुआ है? हमको कोड दिया हुआ है 14 9 149118820। तो इस 14 को अगर हम एक साथ उठा के इस स्थान पे ले आए, इस स्थान पे, इसी प्रकार इस 9 को इस स्थान पे ले आए, इस 1 को इस स्थान पे ले आए, इस 18 को इस स्थान पे ले आए और इस 20 को इस स्थान पे ले आए तो हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। या फिर ट्रेन को ऐसे भी लिख सकते हैं TRAIN, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। इसको यहाँ ले आते हैं पहले स्थान पे N, इसको ले आते हैं I, इसको A को यहाँ लिख लेते हैं, इसको R लिख लेते हैं और इसको T लिख लेते हैं। बस N मतलब 14, I मतलब 9, A मतलब 1, R मतलब 18 और T मतलब 20। हमें हमारा उत्तर मिल गया 149111820। अब पॉलिट दिया हुआ है। पॉलिट को कैसे लिखेंगे? POLIT। P मतलब 16, O मतलब 15, L मतलब 12, I मतलब 9 और T मतलब 20। इसको यहाँ लेके गए तो क्या मिला हमें? इस संख्या को यहाँ लेके गए तो 20 मिला। इस संख्या को यहाँ लेके गए तो 9 मिला। इस संख्या को यहाँ लेके गए तो 12 मिला। इस संख्या को यहाँ लेके गए तो 15 मिला और इस संख्या को यहाँ लेके गए तो 16 मिला। 209121516, 209121516। अब हमसे क्या कहा गया है? हमको किसका मान ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है SHNKE। S मतलब 19, H मतलब 8, N मतलब 14, K मतलब 11 और E मतलब 5। तो बस इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा? 5। इस संख्या को यहाँ लेके आ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 11। इस संख्या को यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा? 14।
इस संख्या को यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा 8, और इस संख्या को यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा 19। क्या कोड हो जाएगा 51114819, 51114819, 511489, 511419। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक ये सीरीज से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अब इन संख्याओं को गौर से देखने पे हम यही पाते हैं कि इनके बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बढ़िया घट नहीं रहा है। जैसे दिया हुआ है 48 और 48 के बाद दिया हुआ है 52, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाता है 4 का। 52 के बाद दिया हुआ है 61, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाता है 9 का। 61 के बाद दिया हुआ है 77, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाता है 16 का। 16 के बाद दिया हुआ 16 का, फिर दिया हुआ 77, 77 से 102, मतलब कितने का अंतर हुआ 25। तो अब यहाँ पे ये क्या होता है 4 9 16 25। 4 मतलब 2 का वर्ग, 9 मतलब 3 का वर्ग, 16 मतलब 4 का वर्ग, 25 मतलब 5 का वर्ग। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये इनके अंतर है। तो अब अगली संख्या क्या हो जाएगी 6 का वर्ग। 6 का वर्ग मतलब 36, तो 109 से अगली संख्या क्या आ जाएगी 36 जोड़ने पे प्राप्त होगी। 102 में 36 जोड़ा तो 138 मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो दो शब्द दिए हुए हैं उनके बीच में जो लॉजिक है वही लॉजिक के आधार पे हमें हमारा उत्तर ऑप्शन में से ज्ञात करना है। तो एक जो संबंध ये आपस में साझा करते हैं वही संबंध के आधार पे हमको हमारा उत्तर ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ डेजर्ट और दिया हुआ सैंड। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान हो जाता है, रेगिस्तान हो जाता है, और सैंड मतलब रेत। तो रेगिस्तान में रेत पाई जाती है, रेगिस्तान में रेत पाई जाती है। तो ऐसा लॉजिक कहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है सी। सी मतलब समुद्र, तो समुद्र में पानी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये लॉजिक लगा हुआ है। बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। जैसे दिया हुआ है रिवर नदी, और शिप, शिप यहाँ पे SHIP वाली शिप है, मतलब पानी का जहाज है। तो नदी में तो पानी का जहाज नहीं चलता है, नदी में तो नाव चलती है या बोट चलती है, शिप तो समुद्र में चलती। तो ऑप्शन नंबर 2 तो सही नहीं होगा। फिर दिया हुआ मड एंड फॉरेस्ट। मड मतलब कीचड़ और फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो कीचड़ में जंगल तो पाया नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही नहीं है। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, और एयर मतलब हवा, तो सांस लेने में हवा तो नहीं जाती, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, सी में वाटर जरूर पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।